वेलकम फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0। तो इसका आंसर अब क्या क्या हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का 4 और एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक बार प्लस का 2 या माइनस का 2। तो एक्स की वैल्यू प्लस का 2 रखने पे इस इक्वेशन का आंसर यानी सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो जाएगा, या तो प्लस का 2 रखने पे या माइनस 2 रखने पे भी इसका आंसर हो जाएगा। तो एक्स बराबर 2 और माइनस 2 क्या कहलाते हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम सीखेंगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं मान लो एक इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स का स्क्वायर तो प्लस वाई इक्वल टू 0। मैं पूछूं कि अगर मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन बताना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो वाई है ये एक फंक्शन होगा। ठीक है, अगर ये हमें एक फंक्शन दिया है और इस फंक्शन का हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें यानी डी वाई बाई डी एक्स, और फिर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो इस डी वाई स्क्वायर को अगर इस फंक्शन यानी वाई की वैल्यू के साथ अगर हम ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे और वो 0 बन जाए तो वो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y की वो वैल्यू जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करे तो उस वैल्यू को बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं y की वैल्यू मेरे को दे रखी है a साइन x प्लस बी दे रखी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अब इसका सिंगल मतलब डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ए कांस्टेंट है, ए रहेगा और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, तो ये हो जाएगा कोस और एक्स प्लस बी, और चेन रूल से एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव एक ही आएगा और बी का 0, तो 1 जमा 0 एक ही आएगा और एक रहने देते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब मैं इसी का अगेन कर दो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब आ जाएगा डी टू वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर बराबर ये एक कांस्टेंट है। अब कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो होता है माइनस साइन एक्स, तो एक्स प्लस बी और चेन रूल से एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यानी ये वाला और इसको ऐड करें वाई की वैल्यू यानी ये वाला, तो जब ये दोनों ऐड करेंगे तो माइनस ए साइन एक्स साइन ब्रैकेट एक्स प्लस बी में प्लस का ए साइन एक्स प्लस बी ऐड होगा तो ये दोनों कट जाएगा और 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब y जो हुआ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ यानी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो ये a और b है ये हमें पता नहीं था कि ये a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, लेकिन a और b जो होते हैं इन्हें बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर, यहाँ पे जो a और b है a एंड b आर कॉल्ड, इन्हें बुलाया जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इन्हें बोला जाता है ऐच्छिक। ठीक है, आर्बिट्ररी माने ऐच्छिक, कांस्टेंट माने अचर। ठीक है, तो ये ऐच्छिक अचर है। ठीक है, यानी तुम इसको एक समझ सकते हो, 2 3 4 5 ए और बी की जगह कोई भी आप कांस्टेंट ले सकते हो, 1 2 3 4 माइनस प्लस सब ले सकते हो। ठीक है, तो अगर हम मान लो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का y ये रहेगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो क्या y की केवल यही आंसर होगा। देखो y का और भी आंसर हो सकता है। अब मान लो हमने y की जगह ये ले लिया, मान लो हमने ले लिया 2 साइन x प्लस 3 ले लिया। ठीक है, तो इसको भी ये भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि इसका भी हम अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करें डी वाई बाई डी एक्स तो 2 कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कोस
x+3 और x+3 डेरिवेटिव 1 ही होता है। और फिर हम डबल डेरिवेटिव ले लें इसका, तो वापस आ जाएगा आपका 2 साइन का डेरिवेटिव माइनस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस आ गया जाएगा, और x+3। ठीक है, अगर हम इस माइनस का 2 साइन x+3 को प्लस के 2 साइन x+3 से जोड़ें तो ये भी कट के 0 हो जाएगा। तो यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, तो इसका सोल्यूशन ये भी हो सकता है, इसका सोल्यूशन ये भी हो सकता है, लेकिन इसके सोल्यूशन में और इसके सोल्यूशन में ये फ़र्क है कि यहाँ पे ए और बी हमें पता नहीं है कि ये क्या है, तो ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें हमें पता नहीं हो कि ये ए और बी के मतलब रियल मान क्या है, तो इनको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और जब हमने यहाँ पे फिक्स पुट कर दिया कि 2 और 3, तो ये आपके कहलाते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तो वही कहलाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन, और जिसके अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ना होकर बस कांस्टेंट होगा, सिर्फ कांस्टेंट होगा, तो उसे बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। मान लेता हूँ कि मेरे पास मतलब मान लो मेरे पास एक वो है कि x²। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जैसे यहाँ पर ए और बी 2 कांस्टेंट है। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है, तो जब इनका हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, तो ये जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है हमें उतने ऑर्डर डेरिवेटिव लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 और 2 यानी 2, मतलब इसमें 2 कांस्टेंट है और यहाँ भी 2 कांस्टेंट है। तो अगर हमें कोई फंक्शन दिया हो और उसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना हो, तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हमें उतने ही ऑर्डर में डेरिवेटिव करना होगा। तो क्योंकि यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो इसीलिए मैं 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ा, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और फिर ये इक्वेशन आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे तो उतने ही आपके मतलब आपको अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा तो उतने ही ऑर्डर में डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, तो लिख लेना आप, यानी जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे आपको उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना होगा। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट 1 हुआ तो आपको एक ही डेरिवेटिव लेके और उसी से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हुए तो 2 बार डेरिवेटिव लेना होगा और उससे मिला जुला के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। अगर 3 हुए, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट हुए, तो आपको 3 ऑर्डर तक डेरिवेटिव लेके उसका आंसर निकालना होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मेरे पास इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है कि y² प्लस x² प्लस y² बराबर r²। ठीक है, तो इसका मीनिंग अब जानते हैं क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा था सर्कल की इक्वेशन होती थी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर में रेडियस का स्क्वायर। तो ये जो h और k क्या था, ये आपका एक सेंटर था और r था आपका रेडियस। तो अभी मान लो सेंटर 0 0 है, तो इसीलिए यहाँ पर वो है नहीं, ना तो x के साथ माइनस में कुछ है ना y के साथ है, तो यानी आपका सेंटर क्या हुआ, ओरिजिन हुआ 0 0, और r हुआ रेडियस। और रेडियस अभी फिक्स नहीं है, तो अभी कोई भी मान लेते हैं, तो ये आपका रेडियस हो गया। तो ये आपका एक सर्कल की इक्वेशन हो गया। अभी फिक्स नहीं है कि सर्कल की इक्वेशन यही है क्या, अगर हम ये रेडियस मान लें तो ये हुआ, अगर हम रेडियस बड़ा मान लें तो बड़ा हुआ, और बड़ा मान लें तो और बड़ा हुआ। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो आपका x² प्लस y² बराबर r² है, ये एक ऐसा सर्कल की इक्वेशन है जो बस एक सर्कल को बिलोंग करती है। लेकिन जो वो सर्कल होता है वो कोई पर्टिकुलर नहीं होता, वो एक बहुत सारे सर्कल होता है। तो कुल मिलाकर जब हम कहीं पे कोई कांस्टेंट यानी आर्बिट्री कांस्टेंट लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो एक पूरे एक फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, तो जहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट लिखा हो वो क्या बिलोंग करता है, वो पूरा वो एक जो होता है वो फैमिली के पूरे कर्व को डिनोट करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे यही ले लें x² प्लस y² बराबर 6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब अब आपका रेडियस 6 हो जाएगा और ओरिजिन यानी सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर आपका 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर भी फिक्स हो गया, रेडियस भी फिक्स हो गया, तो अब आपका जो सर्कल बनेगा वो एक फिक्स सर्कल बनेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर सर्कल बनेगा जो
केवल एक सर्कल बनेगा। तो ऐसे वाले जो मतलब जो इक्वेशन होंगी या कर्व होंगी या फंक्शन होंगी उसके अंदर अगर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है बल्कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है, तो ऐसे वाले इक्वेशन को कहा जाता है कि ये आपका पर्टिकुलर कर्व है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल इक्वेशन है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ। और ये एक पर्टिकुलर कर्व हुआ, ये केवल एक सर्कल को बिलोंग करता है। और ये जो होता है ये कई सर्कल यानी फैमिली ऑफ सर्कल, तो पूरे मतलब फैमिली ऑफ सर्कल को या फिर कई सर्कल को बिलोंग करता है। तो ये दोनों में बहुत ही खास फर्क है जो आपको मतलब बताना जरूरी था। ठीक है, तो इतनी देर से जो मैं आपको क्या बता रहा था, तो इतनी देर से मैं आपको बताने जा रहा था कि जो जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या अंतर है। तो जनरल सॉल्यूशन वो होंगे जिनके अंदर आपको कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ABC के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, स्मॉल लेटर ABC। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होंगे जहाँ पे आपको स्मॉल लेटर ABC नहीं होगा बल्कि कोई पर्टिकुलर नंबर जैसे 1 -1 -2, तो ऐसे कोई नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो फैमिली ऑफ कर्व को या बहुत सारे मेंबर ऑफ कर्व को प्रकट करेगा, लेकिन जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो कोई एक सर्कल या कोई एक पैराबोला या कोई एलिप्स, कोई एक स्ट्रेट लाइन, तो मतलब कोई एक कर्व को वो बिलोंग करेगा। ठीक है।